हेलो एवरीवन, आई रियली होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग पॉक्सो एक्ट को एक बहुत ही अच्छे तरीके से रिवाइज करेंगे, जिसमें आपको एमसीक्यूज भी मिलेंगे, साथ साथ उसके जो क्वेश्चंस हैं एमसीक्यूज के, उसके कॉन्सेप्ट, आंसर का क्या कॉन्सेप्ट है, कहाँ से हमने ये आंसर डिराइव किया है, कौन से सेक्शन से, उस सेक्शन में क्या दिया हुआ है, ये सारी बातें आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये जुडिशरी एग्जामिनेशन के लिए, एपीयू एग्जामिनेशन के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी एग्जाम के लिए अपेयर कर रहे हो, आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन 1 से। क्वेश्चन 1 सेज द प्रियम्बल क्या है? The preamble to the Protection of Children from Sexual Offences Act 2012 mentions it as an act to protect children from offences of sexual assault, sexual harassment, and provide for establishment of special courts for trial of such offences, or an act to protect children from offences of sexual harassment and pornography, and to provide for establishment of special courts for trial of such offences, or an act to protect children from offences of sexual assault and pornography, and provide for establishment of special courts for trial of such offences, or an act to protect children from offences of sexual assault, sexual harassment, and pornography, and provide for establishment of special courts for trial of such offences। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका जो आंसर है वो डी होना चाहिए। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या दिया हुआ है। प्रियम्बल ये है इस एक्ट का कि एन एक्ट टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम ऑफेंसेस ऑफ सेक्शुअल हैरेसमेंट, सेक्शुअल असॉल्ट से भी प्रोटेक्ट कर रहा है ये वाला एक्ट, सेक्शुअल हैरेसमेंट से भी प्रोटेक्ट कर रहा है, पोर्नोग्राफी से भी प्रोटेक्ट कर रहा है, और क्या प्रोवाइड कर रहा है कि इस्टेब्लिश हो स्पेशल कोर्ट्स को स्थापित किया जाए इन, अगर पॉक्सो एक्ट के अंदर अगर कोई ऑफेंस हो रहा है तो उसका ट्रायल करने के लिए, एंड फॉर द मैटर्स कनेक्टेड देयर विद और इंसिडेंटल देयर टू। तो इसलिए हमारा डी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है? द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन, कब फोर्स में आया था? 14th November 2012, 14th November 2013, 14th October 2012 और 14th November 2013। तो चिल्ड्रंस डे के दिन ये आया था फोर्स में। तो इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। 14 नवंबर आपको ये डेट याद रखनी है चिल्ड्रंस डे के उससे। ठीक है, आसान है, चिल्ड्रंस डे के उससे आप इसको याद कर सकते हो। फिर उसके बाद पूछा है कि सेक्शन 2A of the Protection of Children from Sexual Offences Act mentions aggravated penetrative sexual assault has the same meaning as assigned to it। 2A में जो बात करी गई है aggravated penetrative sexual assault, उन्होंने डायरेक्ट कर दिया है कि ये मीनिंग कहाँ पर दे रखी है। ये आपको दे रखी है सेक्शन नंबर 5 में। एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्शुअल असॉल्ट की बात हमें कर रखी है सेक्शन नंबर 5 में। और सेक्शन नंबर 9 क्या बताता है? एग्रीवेटेड सेक्शुअल असॉल्ट, मतलब वहां पर पेनिट्रेटिव नहीं है, पेनिट्रेशन नहीं हो रहा है। तो आइए सबसे पहले हम सेक्शन नंबर 5 को समझते हैं कि ये क्या होता है। देखो दे रखा है एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्शुअल असॉल्ट 2A में हैज द सेम मीनिंग एज असाइन्ड टू इन सेक्शन नंबर 5। तो हमारा आंसर करेक्ट है। अब हम सेक्शन नंबर 5 को समझेंगे। देखो सेक्शन नंबर 5 को आप अगर ऐसे पढ़ोगे तो बहुत लंबा लगेगा आपको सेक्शन, लेकिन अगर आप इसको डिवाइड करके पढ़ते हो तो डिवाइड करके आपके लिए आसान होगा। जैसे कि मैंने डिवाइड किया है, स्पेशल अक्यूज ऑन स्पेशल बेस। स्पेशल अक्यूज क्यों हम कह रहे हैं? स्पेशल अक्यूज हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर पुलिस ऑफिसर इन्वॉल्व है, एक ऐसा इंसान जो कि जिसको हम अपना रक्षक मानते हैं, अपना प्रोटेक्टर मानते हैं। तो अगर हम, जैसे हम कहते हैं कि रक्षक ही जब भक्षक बन जाए, तो ये वो वाला कुछ सिस्टम है। सबसे पहला, हुएवर बीइंग अ पुलिस ऑफिसर, कोई पुलिस ऑफिसर है, कमिट करता है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट किसी बच्चे पर विद इन लोकल लिमिट्स, विद इन लिमिट्स ऑफ पुलिस स्टेशन, उसके जो पुलिस स्टेशन का लिमिट्स है उन लिमिट्स में, और प्रेमाइसेस एट विच ही वाज अपॉइंटेड। मतलब लिमिट्स ऑफ पुलिस स्टेशन का क्या मतलब है कि मान लीजिए तालकटोरा थाना है, अगर लखनऊ में है तालकटोरा थाना, तालकटोरा अगर थाना है तो उस जितना उनका ज्यूरिसडिक्शन है वहां उनके उस, अगर वहां पर होता है पूरे तालकटोरा में, अगर वो ऐसा करते हैं तो ठीक है। और या फिर आपके स्टेशन हाउस के प्रेमाइसेस में, यानी कि अंदर पुलिस स्टेशन के अंदर ऐसा होता है। ठीक है, मतलब जहां से तालकटोरा शुरू होता है जहां से तक खत्म होता है वो वाला सीन समझना। ठीक है, इन द प्रेमाइसेस ऑफ स्टेशन हाउस इन द कोर्स ऑफ ड्यूटीज, जब अपना वो ड्यूटी कर रहा है तब, वेयर, या फिर किसी ऐसी जगह पर जहां पर लोग उसे आइडेंटिफाई करते हैं या जानते हैं कि वो ये एक पुलिस ऑफिसर है। तो इनमें से किसी भी जगह पर अगर वो करता है तो। दूसरी बात, whoever being a member of armed force or security force commits penetrative sexual assault on child पे commit करता है within the limits of area he was deployed,
यहाँ पर आई गेस एम्प्लॉयड होगा, जो भी है देख लेना। इन एनी एरियाज अंडर द कमांड फोर्स ऑफ आर्म्ड फोर्स वेयर ही इज नोन एज और एज आइडेंटिफाई एज अ मेंबर ऑफ फोर्स। वही चीज़ है कि जिस जैसे पुलिस ऑफिसर में देख रहे थे, वैसे यहाँ पे आर्मी मैन के उसमें आप देख रहे हो कि जहाँ पर वो अपॉइंट किया गया है किसी एरिया में, वो मतलब अंडर फोर्स है, अंडर द कमांड ऑफ फोर्स है, ठीक है, और जहाँ पर जाना जाता है कि वो आर्मी का बंदा है, तो वहाँ पर अगर किया तो ठीक है। फिर उसके बाद हुएवर बीइंग अ मेंबर ऑफ पब्लिक सर्वेंट कमिट्स पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट ऑन चाइल्ड, मतलब क्या है, वो पब्लिक सर्वेंट है और किसी बच्चे पर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट अगर करता है तो। फिर उसके बाद हुएवर बीइंग मैनेजमेंट और स्टाफ, मैनेजमेंट में है या फिर स्टाफ है, कहाँ का, जेल, रिमांड होम, प्रोटेक्शन होम, ऑब्जर्वेशन होम, अदर प्लेस ऑफ कस्टडी, तो कमिट्स पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट ऑन चाइल्ड, ठीक है। फिर उसके बाद whoever being management और staff of hospital, whether government और private कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी स्टाफ, किसी भी मतलब गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, सरकारी हो चाहे ऐसे ही हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कमिट्स पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट ऑन चाइल्ड इन दैट हॉस्पिटल, अपने हॉस्पिटल में ही। या फिर whoever being on the management और staff of education institution, religious institution, commits penetrative sexual assault on that child in अपने इंस्टीट्यूशन के अंदर किया, ठीक है। whoever commits gang penetrative sexual assault, then whoever being a relative of child, रिलेटिव है चाइल्ड का, किसी भी तरीके से ब्लड रिलेशनशिप हो सकता है, अडॉप्शन हो सकता है, अडॉप्ट किया है बच्चे को उस रिलेशन से हो सकता है, मैरिज हो सकती है शादी की वजह से, गार्जियनशिप, फॉस्टर केयर में दिया गया था उस बच्चे को, डोमेस्टिक रिलेशनशिप, शेयर्ड हाउस होल्ड, तो अगर इन्होंने सेक्सुअल असॉल्ट कमिट किया, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। आई होप ये विजिबल होगा, थोड़ा सा छोटा है क्योंकि पेज थोड़ा सा छोटा पड़ रहा था, तो मुझे मतलब फॉन्ट कम करना पड़ा। whoever being in the ownership or management or staff of any institution providing services to the child commits penetrative sexual assault on the child। क्या कर रहे हैं, ओनरशिप में है, मैनेजमेंट में है, स्टाफ में, किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन के जो चाइल्ड को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, बच्चे को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो ऐसे अगर किसी ने किया तो। whoever being in a position of trust, मतलब एक ट्रस्ट का पोजिशन है, अथॉरिटी है चाइल्ड बच्चे के ऊपर, जैसे मान लीजिए कि मम्मी लोग जैसे बाहर गई, अपार्टमेंट में आप रहते हैं, मम्मी लोग बाहर गई, मम्मी ने सिक्योरिटी गार्ड से वो कह के गई, या बगल में अपने आपके पड़ोसी से कह के गई, या पड़ोसी में कोई आंटी अंकल रहते तो उनसे कह के गई कि मेरा बच्चा घर पे अकेला है, ध्यान रखना, तो ये क्या है, एक ट्रस्ट का वो है, मम्मी भरोसे पे छोड़ के गई है। तो अगर वो ऐसा करता है सेक्सुअल असॉल्ट, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, तो वो बताया गया है, ठीक है। whoever has been committed previously convicted the same offense for the same offense or any sexual offense act, किसी को मतलब कोई ऑलरेडी प्रीवियसली कन्विक्ट हो चुका है, तो वो सब इसमें आएगी स्पेशल अक्यूज में। अब देखो स्पेशल मेथड क्या हो सकता है, मेथड भी अलग अलग हो सकते हैं, तरीके अलग अलग हो सकते हैं ऑफेंस करने के। whoever commits penetrative sexual assault using any deadly weapons यूज किया है, फायर का यूज किया है, हीटेड सब्सटेंस का यूज किया है, कोई कोरोसिव सब्सटेंस का यूज किया है, वो स्पेशल मेथड है। whoever commits penetrative sexual assault by causing grievous hurt, उसको कॉज किया, बॉडली हार्म कॉज किया, इंजरी कॉज करा बच्चे के सेक्सुअल ऑर्गन्स में, तो then whoever commits penetrative sexual assault on child and attempts to the murder of child, मर्डर करने की भी कोशिश करता है, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट तो कर रहा है, साथ साथ मर्डर करने की भी कोशिश करता है। या फिर whoever commits penetrative sexual assault on child and makes the child to strip or parade naked on in public, सेक्सुअल असॉल्ट तो कमिट किया, साथ ही साथ जो है उसको उसके कपड़े वगैरह फाड़ दिए और ये कहा कि नेकेड मतलब अपने नेकेड होकर के पब्लिक में परेड करोगे, ठीक है, जैसा आपका मणिपुर वगैरह में हुआ था, वहाँ बच्चों का तो नहीं पता, लेकिन जैसा विमेन के साथ हुआ था, ठीक है, उस तरीके से कुछ। स्पेशल रिजल्ट क्या है, अब कुछ एकदम स्पेशल रिजल्ट हो रहा है, क्या उसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ, तो whoever commits penetrative sexual assault on child which physically incapacitates, बच्चे को फिजिकली मतलब इनकेपेशिएट कर देता है, या मतलब हाथ टूट जाता है, पैर टूट जाता है, फिजिकली किसी तरीके से वो उसकी कैपेसिटी खत्म हो जाती है काम करने की, causes the child to become mentally ill, या बच्चा पागल हो जाए, causes impairment of any kind so as to render a child unable to perform regular task temporarily और permanently, वही चीज़ है, कुछ ऐसा कॉज कर देना उस बच्चे के ऊपर कि वो अपने नॉर्मल जो काम होता है, जैसे मान लो उसको वॉशरूम जाना है, कुछ करना है, कहीं से सामान लेने कुछ जाना है, तो वो ये सारे अपने रेगुलर टास्क नहीं कर सकता, नहीं कर पा रहा है, ऐसा कुछ होने के बाद। इन केस ऑफ फीमेल चाइल्ड मेक्स द चाइल्ड प्रेग्नेंट, फीमेल चाइल्ड मतलब अगर महिला बच्चे के साथ हो रहा है, फीमेल बच्चे के साथ अगर हो रहा है, तो उसको प्रेग्नेंट कर देना, ये स्पेशल रिजल्ट है। इन्फ्लिक्ट्स द चाइल्ड विद HIV और एनी अदर लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज और इन्फेक्शन, मान लीजिए किसी को HIV था और पेनिट्रेशन की वजह से जो है बच्चे को HIV हो गया, या कोई ऐसी इन्फेक्शन हो गया सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो इन्फेक्शन वगैरह होते हैं वो,
डिजीजेस वगैरह होती हैं, सो एज टू रेंडर द चाइल्ड अनेबल टू परफॉर्म। ये भी क्या है, इससे हो क्या रहा है कि बच्चा जो है अपने रेगुलर टास्क नहीं परफॉर्म कर पा रहा है, या फिर बच्चे की डेथ हो जाती है, ये भी स्पेशल रिजल्ट है। स्पेशल विक्टिम कौन होगा? हुएवर कमिट्स, मतलब जो जिसके ऊपर ऑफेंस हुआ है, whoever commits penetrative sexual assault on child by taking advantage of child mental or physical डिसेबिलिटी। यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पर तो सेक्सुअल असॉल्ट के बाद, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के बाद उसको ये सारी चीजें हो रही थी, वो फिजिकली इनकैपेसिएट हो जा रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या है, बच्चा पहले से ही मेंटली इल है या फिजिकली डिसेबल्ड है, मान लीजिए पैर नहीं है, हाथ नहीं है, जो भी कुछ है, वो व्हील चेयर पे है, तो उसके साथ अगर किया तो वो स्पेशल विक्टिम हो जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद whoever commits penetrative sexual assault on the child more than once or repeatedly, एक ही बच्चे पर कई बार किया, या whoever commits penetrative sexual assault on a child below 12 years, 12 साल से कम के बच्चे पर किया, या फिर knowing the child, मतलब पता है कि बच्चा प्रेग्नेंट है, उसके बाद आपने अगर उसे किया, तो ये सब स्पेशल विक्टिम में आते हैं। स्पेशल सिचुएशन, whoever commits penetrative sexual assault on a child in the course of communal या sectarian violence, उस समय कुछ ऐसा, मतलब कंट्री में कुछ ऐसा हो रखा है और उसके बाद इस तरीके का कुछ वायलेंस का काम ऑलरेडी चल रहा है, और ऊपर से ऐसी सिचुएशन में पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करने का आपको सूझा, आपको नहीं, मतलब जो ऑफेंडर है। और नेचुरल कैलामिटी मतलब मान लो अर्थक्वेक वगैरह आया है, सुनामी वगैरह आया है, तो उसका फायदा उठाते हो। ये सारी चीज़ें थी आपके सेक्शन नंबर 5 में, जो इस तरीके से आप आसानी से याद कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं, अलग अलग मतलब एक बना करके कि ये स्पेशल विक्टिम, स्पेशल सिचुएशन, सारी चीज़ें अलग अलग बताई गई हैं। ठीक है। फिर उसके बाद हमारा क्वेश्चन 4 है, हु इज़ अ चाइल्ड एज पर द पॉक्सो एक्ट 2012। कौन है चाइल्ड, बच्चा? एनी वन बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज, एनी वन बिलो 16 ईयर्स ऑफ एज, एनी वन बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज, और एनी वन बिलो 12 years of age। तो आई थिंक एनी वन बिलो 18 years of age इसका सही आंसर होगा। 2D चाइल्ड का जो डेफिनेशन दे रखा है, मीन्स एनी पर्सन बिलो 18 years of age। ठीक है। Then section 2I of POCSO Act mentions sexual assault has the same meaning as to assigned it in section 2I में POCSO Act sexual assault का क्या मीनिंग होगा? आई थिंक सेक्शन नंबर 4 है, आई गेस सो। नहीं, सेक्शन नंबर 7 है। देखो मेरे से ही गलती होगी, सेक्शन नंबर 7 में जो है सेक्सुअल असॉल्ट की मीनिंग बता रखी है। ठीक है, ठीक है, हो जाती है कभी कभी गलती। तो देखो, whoever with sexual intention, सेक्सुअल असॉल्ट का मतलब बताया सेक्शन नंबर 7 में क्या होता है। सेक्सुअल असॉल्ट का मतलब है वो किसी का भी सेक्सुअल इंटेंशन है। क्या इंटेंशन है? वेजाइना, टचेस वेजाइना, पीनस, एनस और ब्रेस्ट ऑफ द चाइल्ड, इन सारे सेक्सुअल ऑर्गन्स को टच करना, या फिर मेक्स द चाइल्ड, या फिर बच्चे से करवा रहा है, क्या टच करवा रहा है, वेजाइना, पीनस, एनस, ब्रेस्ट ऑफ सच पर्सन, या तो वही पर्सन या तो किसी और पर्सन के ऊपर करवा रहा है, या तो खुद के ऊपर या तो किसी दूसरे के ऊपर। और डज एनी अदर एक्ट विद सेक्सुअल इंटेंट विच इन्वॉल्व्स फिजिकल कॉन्टैक्ट विदाउट पेनिट्रेशन। सेक्सुअल असॉल्ट में कभी भी बेटा पेनिट्रेशन नहीं होता। ठीक है, जहां पे पेनिट्रेटिव लिखा हुआ है, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, वो पेनिट्रेटिव होगा, लेकिन फिजिकल कांटेक्ट बनाना बिना किसी पेनिट्रेशन, कोई भी पेनिट्रेशन नहीं हुआ किसी भी सेक्सुअल ऑर्गन में, ठीक है, उसे हम सेक्सुअल असॉल्ट कहते हैं। फिर उसके बाद क्या सवाल है कि स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर मींस अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 32 इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन, कौन से सेक्शन में प्रोवाइडेड है ये? सेक्शन 2D, सेक्शन 2H, सेक्शन 2M और सेक्शन 2N। आई थिंक सेक्शन 2M में प्रोवाइडेड है, हाँ सेक्शन 2M में प्रोवाइडेड है। देखो, पब्लिक प्रोसिक्यूटर आपका प्रोवाइडेड है सेक्शन 2M में, मींस अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 32। अब सेक्शन 32 की बात निकली है तो सेक्शन 32 भी हम लोग यहीं पे पढ़ लेंगे। ठीक है। द स्टेट गवर्नमेंट शैल बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गेजेट अपॉइंट अ स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, वो एक स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को SPP को अपॉइंट करेंगे हर स्पेशल कोर्ट के लिए जो भी उन्होंने स्टैब्लिश किए हैं, फॉर कंडक्टिंग केसेस ओनली अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। तो ये जो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, इसके अंडर जो देखो CRPC की बात अलग है, लेकिन पॉक्सो एक्ट के लिए अलग से स्पेशल कोर्ट के लिए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को अपॉइंट किया जाता है। ठीक है। अ पर्सन शैल बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज SPP अंडर सबसेक्शन 1 ओनली इफ हैड बीन प्रैक्टिस, ये सबसेक्शन 1, फॉर नॉट लेस देन 7 years। तो आप कंफ्यूज नहीं होना, CRPC में जब आप पढ़ते हैं SPP के बारे में, CRPC में जब आप SPP के बारे में पढ़ते हैं तो दैट इज फॉर 10 years उनका एडवोकेसी का एक्सपीरियंस चाहिए होता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 7 साल है। एवरी पर्सन अपॉइंटेड एज अ स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू बी अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, उसको पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही माना जाएगा।
फिर उसके बाद सेक्शन 3 ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंसेस एक्ट पॉक्सो एक्ट डिफाइंस पेनिट्रेटिव सेक्शुअल असॉल्ट, सेक्शुअल हैरेसमेंट और एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्शुअल असॉल्ट। थिंक पेनिट्रेटिव सेक्शुअल असॉल्ट, ठीक है। सेक्शन नंबर 3 में पेनिट्रेटिव सेक्शुअल असॉल्ट के बारे में बताया गया है। अ पर्सन इज सेड टू बी कमिटेड पेनिट्रेटिव सेक्शुअल, कब हम कह रहे हैं कि कोई बंदा पेनिट्रेटिव सेक्शुअल असॉल्ट कमिट कर रहा है? इफ ही पेनिट्रेट्स हिज पीनस, मैन ही ऐसा कर सकता है। पीनस इज अ सेक्शुअल ऑर्गन ऑफ अ मैन, तो मैन ऐसा कर सकता है। क्या पेनिट्रेट कर रहा है अपना पीनस माउथ में, वजाइना में, एनस, पीनस और यूरेथ्रा। यहाँ पे पीनस नहीं होगा, यहाँ पे कुछ गलती है। नहीं, यहाँ पे पीनस नहीं होगा, ये हो सकता है गलती से लिखा गया है। गेस माउथ, वेजाइना, एनस और यूरेथ्रा। पीनस में पीनस कैसे, मतलब इंसर्शन पेनिट्रेशन ही कैसे हो पाएगा? ठीक है, तो ये 4 चीजें, इसको भूल जाना, थोड़ा सा गलती हो गई है। माउथ, वेजाइना, एनस और यूरेथ्रा, ये मैं इस वजह से बार बार बोल रही हूँ ताकि आपको याद रहे, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, या फिर इफ ही इंसर्ट्स द ऑब्जेक्ट और पार्ट ऑफ द बॉडी अदर देन पीनस इनटू वेजाइना, एनस, पीनस और यूरेथ्रा ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, इफ ही मैनिपुलेट्स द चाइल्ड बॉडी सो एज टू कॉज पेनिट्रेशन, मैनिपुलेट कर रहा है ताकि पेनिट्रेशन कर पाए इनटू वेजाइना, एनस, पीनस, यूरेथ्रा ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, इफ ही अप्लाइज हिज माउथ टू वेजाइना, पीनस, एनस ऑफ द चाइल्ड, माउथ अगर अप्लाई कर रहा है तो भी वो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में आएगा। या फिर या तो वो खुद ऐसा कर रहा है या फिर बच्चे से कह रहा है ऐसा करने के लिए, या तो खुद के ऊपर या तो किसी दूसरे इंसान के ऊपर। ठीक है, अब देखो, सेक्सुअल असॉल्ट इज मेड पनिशेबल अंडर सेक्शन 8। सेक्शन 8 में सेक्सुअल असॉल्ट को पनिशेबल किया गया है पॉक्सो एक्ट में। उसकी क्या पनिशमेंट होगी? शैल नॉट बी लेस देन 3 months और एक्सटेंड टू 2 years, 3 साल से लेकर के 7 साल, 5 साल से लेकर के 7 साल, या 3 साल से लेकर के 5 साल। 3 साल से लेकर के 5 साल, 3 to 5 years होता है, प्लस फाइन। सेक्सुअल असॉल्ट की पनिशमेंट ये देखो, सेक्सुअल असॉल्ट की क्या पनिशमेंट दे रखी है सेक्शन 8 में? 3 years to 5 years प्लस फाइन, फाइन साथ में इंक्लूडेड होगा। देन आपका 9th क्वेश्चन क्या है? सेक्सुअल हैरेसमेंट इज मेड पनिशेबल अंडर सेक्शन 12। सेक्शन 12 में उसको पनिशेबल किया गया है। तो विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन क्या होगा? 3 साल में एक्सटेंड टू 3 years, और फाइन के लिए भी लाइबल होगा, या फिर 5 साल फाइन के लिए प्लस फाइन, 7 साल प्लस फाइन और 1 year प्लस फाइन। आई थिंक मे एक्सटेंड टू 5 years है। लेट्स सी, आई थिंक इसमें मैंने दिया नहीं है 12, लेकिन जहाँ तक 5 years ही है, 5 years है। ठीक है, 5 years ही है आपका, जब आप सेक्सुअल हैरेसमेंट की बात कर रहे हो तो। ओके, देन अच्छा, सेक्सुअल हैरेसमेंट मैंने ओके मैंने सेक्सुअल हैरेसमेंट और वो दोनों चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही हैं, मतलब उसका सेक्शन मैंने डाला है। 3 years है, 3 years है यहाँ पर, 5 years नहीं है, भूल जाना जो मैंने कहा थोड़ी देर पहले। 9th का ए वाला है आपका 3 years। सेक्सुअल हैरेसमेंट देखो क्या होता है। अ पर्सन इज सेड टू कमिट सेक्सुअल हैरेसमेंट अपॉन अ चाइल्ड, कब हम कहेंगे कि बच्चे पर सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है? जब उसका सेक्सुअल इंटेंट हो। ये वाले सेक्सुअल वाले ऑफेंसेस करने के लिए सेक्सुअल इंटेंशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बगैर इंटेंशन के नहीं होता। ठीक है, क्या करता है सेक्सुअल हैरेसमेंट के लिए? मेक्स, अटर और साउंड, मतलब वर्ड्स कुछ बोलता है या कुछ साउंड ऐसा निकालता है, या जेस्चर्स करता है, या एग्जिबिट्स एनी ऑब्जेक्ट और पार्ट ऑफ द बॉडी विच इज सीन एंड हर्ड बाय द चाइल्ड, दिखाना किसी ऑब्जेक्ट को या किसी पार्ट, अपनी बॉडी के किसी पार्ट को दिखाना जो कि बच्चा या तो देख सकता है या तो सुन सकता है। पहली चीज ये सेक्सुअल हैरेसमेंट में आएगा। या फिर makes a child exhibit any object or part of his body of such person or any other person, या तो खुद का अपना कोई पार्ट या कोई ऑब्जेक्ट दिखाता है या तो किसी दूसरे इंसान का। shows any object to a child for pornography purpose, या pornography purpose के लिए अगर वो ऐसा करता है तो। constantly follow, watches और contacting to a child either directly or indirectly, मतलब उसको फॉलो करना, उसको देखना या फिर उसको कांटेक्ट करने की कोशिश करना, भले ही डायरेक्टली करो या इनडायरेक्टली करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, किया तो वो सेक्सुअल हैरेसमेंट में जाएगा। थ्रेटन्स टू शेयर थ्रू एनी मीडिया लाइक फोटोज, वीडियोज, जो भी कुछ है, और रियल और फेक इमेज और वीडियो, मतलब रियल इमेज भी हो सकती है किसी बच्चे की, फेक इमेज भी हो सकती है, या फेक वीडियो भी हो सकती है किसी बच्चे की, किसी एनी पार्ट ऑफ चाइल्ड्स बॉडी, बच्चे की बॉडी का कोई भी पार्ट, या फिर चाइल्ड एंगेजिंग, कोई बच्चे को एंगेज कराया जबरदस्ती किसी सेक्सुअल एक्ट में, तो उसका भी फेक इमेज या फेक वीडियो वगैरह हो सकता है, या रियल भी हो सकता है। ठीक है, या फिर एंटाइज करना बच्चे को फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पस।
ठीक है, कि आप मतलब पोर्नोग्राफी परफॉर्म करो। इसकी जो पनिशमेंट है वो 3 साल दे रखी है, मुझे लग रहा था 3 साल, पता नहीं क्यों मैंने 5 साल बोला। 3 years प्लस फाइन है। ठीक है, इसकी पनिशमेंट आपको 3 years प्लस फाइन दे रखी है। फिर उसके बाद डोमेस्टिक रिलेशनशिप अंडर सेक्शन 2E ऑफ पॉक्सो हैज द सेम मीनिंग एज असाइंड अंडर ये प्रोटेक्शन ऑफ डीवी एक्ट में। डीवी एक्ट में जो बता रखा है वही है, तो इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, तो मैंने नहीं कुछ लिखा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा जो है इसमें करेक्टली मैच नहीं है। सेक्शन 6 में पनिशमेंट दे रखी है, बिल्कुल दे रखी है एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की। सेक्शन 5 में क्योंकि बताया है कि क्या होता है एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, जो भी हम लोगों ने पढ़ा, और सेक्शन 6 में उसकी पनिशमेंट दे रखी है। 9 में आपको एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट बता रखा है, हाँ बता रखा है, और 10 में आपको उसकी पनिशमेंट दे रखी है। तो सारे ही यहाँ पर सही है, सारे ही करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। फिर उसके बाद क्वेश्चन है कि विच सेक्शन ऑफ द पॉक्सो एक्ट, कौन से सेक्शन में पॉक्सो एक्ट के इनकॉर्पोरेट्स यूज ऑफ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पस, कौन से सेक्शन में बता रखा है। तो सेक्शन नंबर 13 में पोर्नोग्राफिक पर्पस की बात जो है, बच्चे को यूज करना पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए, वो सेक्शन नंबर 13 में बता रखा है। परेशान मत हो, हम इसका एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। ठीक है, विच सेक्शन ऑफ पॉक्सो एक्ट इनकॉर्पोरेट्स ऑब्लिगेशन ऑफ मीडिया स्टूडियो एंड फोटोग्राफिक फैसिलिटीज टू रिपोर्ट केसेस, इनका ऑब्लिगेशन है मीडिया का, है ना। तो ये सेक्शन नंबर 21 में, इनका 21 में या 20 में है, दोनों में से थोड़ा सा 20 में इनका ऑब्लिगेशन है, 20 में इनका ऑब्लिगेशन है, इनकी ड्यूटी है मतलब मीडिया की कि रिपोर्ट करे केसेस। देखो, यूज ऑफ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पस सेक्शन नंबर 13, whoever uses a child in any form of media, किसी भी तरीके से यूज करता है, टीवी, इंटरनेट, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, किसी भी तरीके से सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन के लिए, जो कि क्या इंक्लूड कर रहा है, सेक्सुअल ऑर्गन वहां पर रिप्रेजेंट हो रहे हैं बच्चे के, या फिर यूजेस ऑफ चाइल्ड इन रियल और स्टिमुलेटेड सेक्सुअल एक्ट विद और विदाउट ऑर्गन, कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब दिख रहा है या नहीं दिख रहा, बट यूज करना, या फिर इंडिसेंट या ऑब्सीन रिप्रेजेंटेशन करना बच्चे का। ठीक है, तो ये सारे चीजें जो है बच्चे को पोर्नोग्राफिक पर्पस में यूज करने के लिए में जाएंगी। फिर उसके बाद सेक्शन 20 ऑब्लिगेशन ऑफ मीडिया, मीडिया की ये ड्यूटी है, स्टूडियो या फोटोग्राफिक फैसिलिटीज की ड्यूटी है कि वो अगर ऐसा कुछ केसेस उनके पास आ रहे हैं तो वो रिपोर्ट करें, बताएं। देयर इज एन ऑब्लिगेशन ऑन मीडिया, होटल, लॉज, हॉस्पिटल, क्लब, स्टूडियो एंड फोटोग्राफिक फैसिलिटीज कि वो इन्फॉर्म करें स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट को या फिर लोकल पुलिस को, अगर उनके पास ऐसा कोई भी मटेरियल या ऑब्जेक्ट आया है जिससे उन्हें लग रहा है कि सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हुआ है किसी बच्चे का, अगर उन्हें ऐसा लग रहा है तो उन्हें बताना पड़ेगा। ठीक है, ये उनकी ड्यूटी है। फिर उसके बाद कौन सा सेक्शन इसमें से रिपोर्टिंग ऑफ ऑफेंसेस के बारे में बात करता है, तो सेक्शन नंबर 19 बात करता है। व्हाट इज द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर यूजिंग अ चाइल्ड, अच्छा मतलब कितने दिन की सजा मिलेगी रिपोर्टिंग ऑफ ऑफेंसेस को लेकर के, कितने दिन की सजा मिलेगी। जस्ट अ मिनट, पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए अगर यूज किया तो आई गेस 5 years की सजा है पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए। देखते हैं पहले हम सेक्शन नंबर 19 देखते हैं, रिपोर्टिंग ऑफ ऑफेंसेस। हाँ देखो, 5 से लेकर के 7 साल तक की है, 5 years to 7 years। अभी हम सेक्शन नंबर 14 भी समझेंगे, कहाँ पर दे रखी है पनिशमेंट, ये भी देखते जाओ। सेक्शन नंबर 14 में पनिशमेंट दे रखी है। देखो, सेक्शन नंबर 19 रिपोर्टिंग ऑफ ऑफेंसेस के बारे में बात करता है। तो नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सीआरपीसी, सीआरपीसी में कुछ भी दिया है उससे कोई फर्क हमें नहीं पड़ता। एनी पर्सन इंक्लूडिंग चाइल्ड, बच्चे को इंक्लूड करते हुए अगर नॉलेज है कि कोई ऑफेंस कमिट हुआ है तो वो इन्फॉर्मेशन देगा, किसे, स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट को या फिर लोकल पुलिस को। एवरी रिपोर्ट मस्ट बी इन राइटिंग, राइटिंग में होना चाहिए, एंट्री नंबर होना चाहिए, और इन्फॉर्मेंट जो भी बताने आया है उसको पढ़ा करके सुनाओ कि आपने क्या लिखा है। इट शैल बी एंटर्ड इनटू द बुक टू बी केप्ट बाय द पुलिस यूनिट, मतलब इसको एक बुक में एंटर करना है जो पुलिस यूनिट अपने पास रखती है। फिर उसके बाद वेयर द रिपोर्ट इज गिवन बाय चाइल्ड इट शैल बी रिकॉर्डेड इन सिंपल मैनर एज अंडरस्टूड बाय चाइल्ड, जब बच्चा रिपोर्ट करने आया है तो एकदम सिंपल मैनर में उसको रिकॉर्ड किया जाएगा जो कि लैंग्वेज बच्चे को भी समझ में आए। ट्रांसलेटर और इंटरप्रेटर इज अपॉइंटेड, अपॉइंट किया जाता है इन केस लैंग्वेज इज नॉट अंडरस्टूड, अगर मान लो लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही है बच्चे को तो ट्रांसलेटर या इंटरप्रेटर को अपॉइंट किया जा सकता है, बट पेमेंट करना पड़ेगा प्रिस्क्राइब फीस का उनको मतलब बुलाने के लिए। इफ
स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट या फिर लोकल पुलिस सेटिस्फाई द चाइल्ड अगेंस्ट हुम द ऑफेंस इज कमिटेड एंड सच चाइल्ड इज इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, वो बच्चों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है केयर और प्रोटेक्शन की, तो वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बाद इमीडिएटली फॉरवर्ड कर देंगे उसको शेल्टर होम में या फिर नियरेस्ट हॉस्पिटल में विद इन 24 आवर्स ऑफ स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट और लोकल पुलिस की रिपोर्ट के बाद। ठीक है, फिर उसके बाद द स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट और लोकल पुलिस विद इन 24 आवर्स विदाउट एनी डिले रिपोर्ट द मैटर टू द चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। 24 घंटे के अंदर अंदर उनको क्या करना है, बिना किसी डिले को या तो CWC को वो बता दें या तो स्पेशल कोर्ट को बताते हैं, और अगर स्पेशल कोर्ट नहीं है कोई तो आप कोर्ट ऑफ सेशन को बता सकते हैं। ठीक है, अगर स्पेशल कोर्ट, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि अगर स्पेशल कोर्ट नहीं है तो कौन से कोर्ट को बताने जाएंगे, तो फिर कोर्ट ऑफ सेशन को बताने जाएंगे। पनिशमेंट देखो, पोर्नोग्राफिक पर्पस की 5 साल से लेकर के 7 साल दे रखी है। ये जो आपको क्वेश्चन देखने को मिला था यहाँ पर, ये वाला क्वेश्चन, इट मे एक्सटेंड टू 7 years, इट मे एक्सटेंड टू 5 years, इट मे एक्सटेंड टू 3 years। इसमें जो है एक्सटेंड कर सकता है 5 से लेकर के 7 साल। इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन में थोड़ा सा दिक्कत है, मुझे ऐसा लगता है क्वेश्चन और सही तरीके से फ्रेम किया जा सकता था, क्योंकि इम्प्रिजमेंट 5 साल से लेकर के 7 साल हो सकती है, तो एक्सटेंड करने की अगर बात आएगी, जैसा कि इसमें ऑप्शन दे रखा है, तो फिर वो 7 साल हो जाएगा, है ना, अगर एक्सटेंड करने की बात आ रही है। या तो इसमें दोनों बात देखो, अगर एक्सटेंड करने की बात कहीं पर लिखी हुई है तो फिर जो मैक्सिमम आपका इम्प्रिजमेंट होता है वो बताना ज़रूरी होता है। ठीक है, अगर एक्सटेंड करने की बात लिखी हुई है। बाकी यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती है। आप याद रखिए कि सेक्शन 14 में जब आप पोर्नोग्राफिक पर्पस को किसी बच्चे के लिए यूज़ किया जा रहा है तो 5 साल से लेकर के 7 साल इम्प्रिजमेंट है। मिनिमम जो है आपकी 5 साल है और मैक्सिमम आपकी 7 साल है। ठीक है, फिर उसके बाद विच सेक्शन ऑफ पॉक्सो एक्ट अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस से कौन सा सेक्शन बात करता है? सेक्शन नंबर 16 में अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस के बारे में बताया हुआ है, जैसे हम अभी देखेंगे। ठीक है, विच सेक्शन ऑफ पॉक्सो एक्ट इनकॉर्पोरेट्स पनिशमेंट फॉर फेलियर टू रिपोर्ट और रिकॉर्ड अ केस। आपने अगर नहीं रिकॉर्ड किया है केस तो आपको कौन से सेक्शन में पनिशमेंट मिलेगी? सेक्शन नंबर 21 में, क्योंकि सेक्शन 20 में आपका ऑब्लिगेशन है मीडिया के ऊपर और जो फोटोग्राफिक फैसिलिटीज़ हैं इन लोगों के ऊपर ऑब्लिगेशन है कि आपको बताना है, और अगर आपने यहाँ पर फेल कर दिया तो क्या पनिशमेंट है, वो सेक्शन नंबर 21 में बताया हुआ है। पहले देखेंगे सेक्शन नंबर 16, अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस। अ पर्सन इज सेट टू अबेट एन ऑफेंस who first instigates any offense to do the offense, मतलब कि सॉरी एनी पर्सन वो इंस्टिगेट करता है, उकसाता है कि आप ये ऑफेंस करो। जैसे ए ने जेड से कहा कि तुम जाकर के इस पर्टिकुलर एक्स बच्चे पर सेक्सुअल असॉल्ट कमिट करो, उसको उकसाया सेक्सुअल असॉल्ट कमिट करने के लिए, तो ये ए यहाँ पर अबेटर हो गया जो कि उसको उकसा रहा है। या फिर एंगेजेस विद वन और मोर पर्सन डूइंग एनी कॉन्स्पिरेसी टू कमिट एन ऑफेंस, या फिर खुद एंगेज हो रहा है, मान लीजिए जेड ऐसा करने जा रहा था, उसके साथ एंगेज हो गया ऑफेंस कमिट करने के लिए। इफ एन एक्ट और इलीगल ओमिशन टेक्स प्लेस इन परसुएंस ऑफ दैट ऑफेंस इन ऑर्डर टू डूइंग ऑफ दैट ऑफेंस। थर्ड, इंटेंशनली एड, या फिर खुद अपनी मर्जी से मदद करने जाता है, पता है कि ऑफेंस कमिट होने वाला है, उसके बाद भी मदद करने जाता है कि कोई भी एक्ट या इलीगल ओमिशन करके। ठीक है, अब इसके कुछ एक्सप्लेनेशन दे रखे हैं कि इंस्टिगेटिंग एन ऑफेंस क्या होगा, एडिंग अ क्राइम क्या होगा। तो ऑफेंस को इंस्टिगेट करने का मतलब, जैसा मैंने आपको सिंपल भाषा में समझाया कि उकसाना किसी को। तो अ पर्सन हु लाइज मतलब विलफुल मिस रिप्रेजेंटेशन करता है, हाइड्स इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे शुड शेयर, विलफुल कंसीलमेंट, या तो मिस रिप्रेजेंटेशन करना या फिर जो है छुपाना जो आपको पता था आपने नहीं बताया। एंड डज सो टू मेक समवन टू डू समथिंग, किसी से कुछ करवाना, वॉलंटरी कॉजेज ऐसा करता है। टू और ट्राई टू मेक समवन टू डू समथिंग, या फिर कोशिश करना कि मतलब अटेम्प्ट करवा देना, अटेम्प्ट टू कॉज। ठीक है, तो ये होगा आपका इंस्टिगेटिंग एन ऑफेंस। दिस पर्सन इज सेड टू इंस्टिगेट और एनकरेज और परस्यूट द ऑफेंस। ठीक है, एक्सप्लेनेशन 2 में बताया गया एडिंग अ क्राइम। तो इफ एनी पर्सन हु हेल्प्स मेक एन ऑफेंस हैपन बाय डूइंग समथिंग बिफोर द मतलब प्रायर टू द ऑफेंस, कुछ भी ऐसा ऑफेंस से पहले का, मतलब एक तरीके से हेल्प करना, किसी भी तरीके से वो हेल्प करने के लिए हो सकता है। ठीक है, डूइंग समथिंग व्हाइल द ऑफेंस इज हैपनिंग, जब ऑफेंस हो रहा है उस समय कुछ ऐसा कर देना कि मतलब एड हो जाए उसमें। इफ देयर एक्शंस मेक इट ईजियर फॉर द ऑफेंस टू अकर, ठीक है, मतलब फैसिलिटीज ऐसी दे देना कि ऑफेंस बहुत ही आसानी स्मूथली कमिट हो जाए, तो हम कहेंगे कि उस बंदे ने एड किया है क्राइम में।
ठीक है, मदद करी है। एक्सप्लेनेशन 3, एडिंग अ क्राइम समवन हु एम्प्लॉयज, हाइड्स, रिसीव्स, मूव्स चाइल्ड, एक बच्चे को क्या करता है, इसी मतलब बच्चे के साथ ही हो रही है ये सारी चीजें, क्या थ्रेटन करके, फोर्स यूज करके, कुछ ट्रिक्स यूज करके, झूठ बोल के, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके, टेकिंग एडवांटेज ऑफ समवन्स वीकनेस, पेइंग और रिसीविंग मनी और बेनिफिट्स टू गेट कंट्रोल ओवर अनदर पर्सन, मतलब उसको लालच दे दी बच्चे को कि चलो हम तुम्हें चॉकलेट, टॉफी, कुछ इस तरीके की चीजें दिलाएंगे, तो मतलब यहाँ पर ये ट्रिक्स यूज कर रहा है ना। ये सारी चीजें अगर कोई कर रहा है फॉर द पर्पस ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस, उसको हम कहेंगे कि उसने ऑफेंस को एड किया है, मदद करी है ताकि ऑफेंस स्मूथली कमिट हो सके। फिर उसके बाद पनिशमेंट, जो मैंने आपको बताया कि फेलियर टू रिपोर्ट और रिकॉर्ड अ केस। सो एनी पर्सन टू रिपोर्ट सच ऑफेंस और फेल्स टू रिकॉर्ड सच ऑफेंस अंडर सेक्शन 19 या सेक्शन 20, रिपोर्ट नहीं करता है, रिकॉर्ड नहीं करता, शैल बी पनिश विद एन इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन विच में एक्सटेंड टू 6 months और विद फाइन, 6 महीने, फाइन और बोथ। ठीक है, एनी पर्सन बीइंग इन चार्ज ऑफ एनी कंपनी और एन इंस्टीट्यूशन फेल्स टू, कोई पर्सन है जो कि इंचार्ज है कंपनी का या इंस्टीट्यूशन का, वो अगर ऑफेंस रिपोर्ट नहीं करता सेक्शन नंबर 19 के अंदर, तो उनके लिए, क्योंकि इनकी थोड़ी सी और ज़्यादा जिम्मेदारी हो जाती है, अगर आप किसी कंपनी में हो तो आपके लिए जिम्मेदारी है जो एम्प्लॉयर है ये चीज़ करना, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो 1 year सज़ा इन लोगों की बढ़ा दी गई है प्लस फाइन है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है कि सेक्शन नंबर 21 में आपको पनिशमेंट दे रखी है फेलियर की। इफ इन केस द विक्टिम इज अ गर्ल चाइल्ड, द मेडिकल एग्जामिनेशन वुमेन डॉक्टर ही करेंगी, ठीक है, महिला ही करेगी। फिर उसके बाद अंडर सेक्शन 26 ऑफ पॉक्सो एक्ट, द स्टेटमेंट एज स्पोकन बाय द चाइल्ड in the presence of his or her parents or any other person in whom the child has trust or confidence, ये कौन रिकॉर्ड करेगा, पुलिस ऑफिसर, मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर, और नॉन ऑफ द अबव। सेक्शन नंबर 26 में मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर दोनों में से कोई भी कर सकता है। ये देखो, additional provisions regarding statement to be recorded, the magistrate or the police officer shall record the statement। देखो, मैजिस्ट्रेट या फिर पुलिस ऑफिसर दोनों में से कोई भी रिकॉर्ड कर सकता है स्टेटमेंट, जैसा बच्चे ने बोला है, किसकी प्रेजेंस में, उनके पेरेंट्स की प्रेजेंस में, ठीक है, और या फिर कोई ऐसा पर्सन जिसके ऊपर बच्चा विश्वास करता है या उसको कॉन्फिडेंस है उसके ऊपर। ठीक है, वेर एवर नेसेसरी द मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर कैन टेक असिस्टेंस, जहाँ कहीं भी उनको ज़रूरी लग रहा है, मान लो जैसे उनको लग रहा है कि बच्चे का स्टेटमेंट जो है मतलब सुनने समझने में कुछ अगर प्रॉब्लम आ रही है, तो वो ट्रांसलेटर की मदद ले सकते हैं या इंटरप्रेटर की मदद ले सकते हैं बच्चे का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए। दिस पर्सन विल हैव द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, इस बच्चे की इंटरप्रेटर या ट्रांसलेटर की बात हो रही है, और उसको जो है उसको फीस पे करी जाएगी, प्रिस्क्राइब फीस पे करी जाएगी जो वो सर्विसेज दे रहा है। इफ द चाइल्ड हैज़ अ मेंटल और फिजिकल डिसेबिलिटी, अगर कोई मेंटल या फिजिकल डिसेबिलिटी है तो मजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर असिस्टेंस ले सकते हैं, किसका, स्पेशल एजुकेटर का, समवन फेमिलियर विद द चाइल्ड्स कम्युनिकेशन मेथड, मतलब कोई ऐसा बंदा जो कि मतलब सही से, जैसे मान लो कि अगर मान लो बच्चा बोल नहीं पाता, तो उनके पापा मम्मी को, उनके पेरेंट्स को जो है साइन लैंग्वेज ठीक से अगर आती है तो फिर वहाँ पर उनकी भी मदद ली जा सकती है कम्युनिकेट करने के लिए। और हैव द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। बी पेड अ प्रिस्क्राइब फीस फॉर देयर पर्पस, फॉर दिस सर्विसेज, जो भी कुछ मतलब अगर आप किसी बाहर को किसी एजुकेटर वगैरह को बुला रहे हो तो उनको फीस पे करनी पड़ेगी। वेर एवर पॉसिबल द मजिस्ट्रेट और द पुलिस ऑफिसर शैल इंश्योर दैट द स्टेटमेंट ऑफ द चाइल्ड इज रिकॉर्डेड बाय ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। कोशिश यही होगी कि ऑडियो वीडियो, कोशिश क्या मतलब, जरूरी है कि जब स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रहा है, शैल लिखा हुआ है, तो जरूरी है जब स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रहा है तो ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से ही रिकॉर्ड हो। फिर उसके बाद अंडर सेक्शन 25 द स्टेटमेंट ऑफ द चाइल्ड शैल बी रिकॉर्डेड बाय द मजिस्ट्रेट। 25 में मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करते हैं। ये देखो, सेक्शन 25 रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अ चाइल्ड बाय मैजिस्ट्रेट, वही मैजिस्ट्रेट ही कट गया, की बात हो रही थी, एक सेकंड, बाय द मैजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करेंगे। इफ द स्टेटमेंट ऑफ अ चाइल्ड इज रिकॉर्डेड इन सेक्शन 164 ऑफ CRPC, देन मैजिस्ट्रेट मस्ट रिकॉर्ड, देन मैजिस्ट्रेट मस्ट रिकॉर्ड द स्टेटमेंट इन चाइल्ड्स ओन वर्ड, जो उसने जैसा बोला है उसी लैंग्वेज में उसको रिकॉर्ड किया जाएगा, प्रोवाइडेड दैट देयर शुड बी नो प्रेजेंस ऑफ अक्यूज्ड, वहां पर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए जहां पर स्टेटमेंट बच्चे का रिकॉर्ड किया जा रहा है। मतलब इस वजह से नहीं होना चाहिए प्रेजेंट क्योंकि फिर वो बच्चा डर जाएगा तो सही से बता नहीं पाएगा जो वो बताना चाहता है, इस वजह से नहीं होना चाहिए। आफ्टर द पुलिस फाइल देयर फाइनल रिपोर्ट, जब भी फाइनल रिपोर्ट अपनी फाइल करते हैं 173 CRPC के अंदर, द मजिस्ट्रेट विल गिव द कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट, किसको देंगे, बच्चे को, बच्चे के पेरेंट्स को, और चाइल्ड का अगर कोई रिप्रेजेंट, मतलब दोनों इन लोगों में से किसी को भी दे सकते हैं।
ये कह रहे हैं, चाइल्ड का जो रिप्रेजेंटेटिव है उसको भी दे सकते हैं। फिर उसके बाद प्रिजम्पशन ऑफ कल्पेबल मेंटल स्टेट, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ये पॉक्सो एक्ट में, कहाँ पर होता है, सेक्शन नंबर 30 में। ठीक है, अब हम देखेंगे कल्पेबल मेंटल स्टेट क्या होता है। विच सेक्शन इनकॉर्पोरेट स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, तो ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं सेक्शन नंबर 32 में। ये देखो, प्रिजम्पशन ऑफ कल्पेबल मेंटल स्टेट, प्रिजम्पशन एज टू सर्टेन ऑफेंसेस सेक्शन नंबर 29 में होता है। कभी कभी भी पूछ लेते हैं एज टू सर्टेन ऑफेंसेस का प्रिजम्पशन कैसे लिया जाए, कौन से सेक्शन में लिया जाता है, तो 29 में लिया जाता है। 30 में आपका कल्पेबल मेंटल स्टेट है। इफ एनी प्रोसिक्यूशन अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट के अंदर अगर कुछ प्रोसिक्यूशन हो रहा है, इफ द ऑफेंस रिक्वायर्स अ गिल्टी माइंड, अगर गिल्टी माइंड की जरूरत है, कल्पेबल मेंटल स्टेट की जरूरत है, फ्रॉम द अक्यूज्ड, द स्पेशल कोर्ट विल अज्यूम, क्या अज्यूम करेंगे कि अक्यूज्ड का ये वाला मेंटल स्टेट था। मतलब स्पेशल कोर्ट ये अज्यूम करेगी, या ऐसे कर लो, स्पेशल कोर्ट ये शैल प्रिज्यूम करेगी कि अक्यूज्ड का मेंटल स्टेट था जब तक कि कॉन्ट्ररी प्रूफ नहीं हो जाता है। गलत मतलब गिल्टी माइंड था उसका, उसके करने का ये मकसद ही था। However, the accused can defend him themselves. Obviously वो डिफेंड कर सकता है खुद को, ये प्रूव करके that they did not have, that he did not have, या they जो भी मतलब लिखना हो, लेकिन यहाँ पर ही ज़्यादा सही लगेगा क्योंकि accused एक सिंगल पर्सन की बात हो रही है। He did not have this mental state regarding the act they are charged with. मैंने आपको क्या बताया, कल्पेबल मेंटल स्टेट का मतलब होता है गिल्टी माइंड, गिल्टी गुड मॉर्निंग नहीं, गिल्टी माइंड, है ना। मतलब कुछ लोग होंगे अब जीएम लिख दिया तो गुड मॉर्निंग समझ में आता है उन्हें, तो जीएम का मतलब हो गया यहाँ पे गिल्टी माइंड। कोर्ट ये शैल प्रिज्यूम करेगी कि इस बंदे का गिल्टी माइंड था, अक्यूज्ड पर्सन का, उसका ऑफेंस करने का पूरा एकदम मकसद था, ऑब्जेक्टिव था कि मतलब वो ऑफेंस ही कमिट करके रहेगा। हाँ, कॉन्ट्ररी अगर वो प्रूव कर दे तो बात अलग है। फॉर दिस सेक्शन, a fact is considered proven only when the special court believes it exists beyond a reasonable doubt, जो है वो प्रूव होना चाहिए, not just when it seems more likely than not। उससे कोई मतलब नहीं है क्या दिख रहा है सामने से, कोई मतलब नहीं है, ये जो पर्टिकुलर फैक्ट है ये प्रूव होना चाहिए बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, प्रूव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिल्कुल एकदम 101% प्रूव होना चाहिए। देन विच सेक्शन ऑफ पॉक्सो एक्ट इनकॉर्पोरेट्स राइट ऑफ चाइल्ड टू टेक असिस्टेंस ऑफ लीगल प्रैक्टिशनर, लीगल प्रैक्टिशनर का असिस्टेंस कौन से सेक्शन में लिया जाता है, आई थिंक सेक्शन नंबर 39 में, एक बार देख लेते हैं गलत नहीं है, सेक्शन नंबर लीगल प्रैक्टिशनर 40 में है। ओके, लीगल प्रैक्टिशनर 40 में, थोड़ा सा ऐसे ऊपर नीचे हो जाता है। विद सेक्शन ऑफ पॉक्सो इनकॉर्पोरेट्स गाइडलाइंस फॉर चाइल्ड टू टेक असिस्टेंस फ्रॉम एक्सपर्ट्स, एक्सपर्ट्स के बारे में आई थिंक 39 में बताया हुआ है, हाँ एक्सपर्ट्स के बारे में 39 में बताया हुआ है। ठीक है, तो ये एक्सपर्ट्स हैं आपके, और ऊपर क्या है, लीगल प्रैक्टिशनर है 40 में। देन विच सेक्शन ऑफ पॉक्सो एक्ट incorporates power to make rules for carrying out the purpose of this act, I think section number 45 में, हाँ 45 में आपका पावर टू मेक रूल्स है। देखो सेक्शन 40 में क्या बता रखा है कि लीगल प्रैक्टिशनर का राइट है बच्चे के पास कि वो मदद ले सकता है, सेक्शन 40 में ऐसी बात बताई गई है। द फैमिली और गार्जियन ऑफ अ चाइल्ड हैज़ द राइट टू लीगल काउंसिल ऑफ देयर चॉइस, अपनी मर्जी के वो वकील हायर कर सकते हैं पॉक्सो एक्ट के अंदर। इफ दे आर अनेबल टू अफोर्ड अ लॉयर, अगर वो लॉयर नहीं अफोर्ड कर पा रहे तो लीगल सर्विस अथॉरिटी जो है उनको प्रोवाइड करेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। दिस इज इन लाइन विद द प्रोवाइजो टू सेक्शन 301 ऑफ सीआरपीसी, जहाँ हम 301 पढ़ते हैं, वहाँ पे भी लीगल सर्विस अथॉरिटी की बात करी गई है, डिस्ट्रिक्ट सर्विस अथॉरिटी की, जो लीगल सर्विस अथॉरिटी है उनकी बात करी गई, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट में जो होती हैं। ठीक है, देन गाइडलाइंस फॉर चाइल्ड टू टेक असिस्टेंस फॉर एक्सपर्ट्स, सेक्शन नंबर 39 में बता रखा है। तो स्टेट गवर्नमेंट शैल प्रिपेयर गाइडलाइंस फॉर यूजिंग नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, प्रोफेशनल्स एंड एक्सपर्ट्स इन साइकोलॉजी, सोशल वर्क, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ एंड चाइल्ड डेवलपमेंट टू असिस्ट चिल्ड्रन ड्यूरिंग द प्री ट्रायल एंड ट्रायल स्टेज। मतलब यहाँ पर जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओज वगैरह की जो है हेल्प ली जा सकती है। मतलब स्टेट गवर्नमेंट गाइडलाइंस प्रिपेयर करेगी कि बच्चे को जो है मदद हो सके, जब ट्रायल चल रहा है, ट्रायल होने से पहले उसका मेंटल स्टेट क्या है, ये सारी चीज़ें देखने के लिए, बच्चा सही से जवाब दे, ये सारी चीज़ें देखने के लिए हेल्प ली जा सकती है, असिस्टेंस लिया जा सकता है। पावर टू मेक रूल्स आपको सेक्शन नंबर 45 में दे रखा है, और क्योंकि ये सेंट्रल एक्ट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर है रूल्स बनाने की। बस इतना ही आपको सेक्शन नंबर 45 में जानना ज़रूरी है, और आपको कुछ भी जानना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद आप ये वाला जो आपका क्वेश्चन है, इसका आप मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि पॉक्सो एक्ट में कितनी जो है चैप्टर और कितने
सेक्शन प्रोवाइडेड है। सेक्शन तो सब में ही सेम सेम है, बस एक आपको चैप्टर पता होना चाहिए कि कितने चैप्टर्स प्रोवाइडेड है। ये आपका कमेंट सेक्शन में आप जवाब देंगे, ठीक है। अब देखो, व्हाट कैन बी द रीजंस फॉर चाइल्ड इंटरोगेशन एज पर द पॉक्सो एक्ट। क्या रीजन हो सकता है बच्चे की इन्वेस्टिगेशन के लिए, इंटरोगेशन के लिए, सॉरी। टू स्टैब्लिश वेदर द चाइल्ड नीड्स अर्जेंट मेडिकल अटेंशन, क्या बच्चे को तुरंत से मेडिकल अटेंशन की जरूरत है, ये देखना हो सकता है। टू हियर द चाइल्ड्स वर्जन ऑफ द सर्कमस्टांसेस लीडिंग टू कंसर्न, टू गेट अ पिक्चर ऑफ चाइल्ड रिलेशनशिप विद देयर पेरेंट्स। ये सारी चीज़ें ही इंटरोगेशन हो सकती है, इन सारे रीजंस के लिए इंटरोगेशन हो सकती है पॉक्सो एक्ट के अंदर, ठीक है। देन the police is required to report the matter of a child sexual abuse to child welfare committee within 24 hours, 24 hours of the act being done, yeah, 24 hours of the report being received, 24 hours of the report being received। देखो है तो 24 घंटे, अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है, देखते हैं 24 घंटे का ही टाइम में जो है आपको बताना होता है CWC को, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को, आपको 24 आवर्स विदाउट एनी डिले। हाँ, डिले रिपोर्ट वाला, रिपोर्ट नहीं, एक सेकंड, रिपोर्ट द मैटर टू द, सेक्शन नंबर 19 में बताया गया है, तो आई थिंक ये 24 आवर्स रिपोर्ट वाला ही होगा। जब उनको पता चलेगा वो तभी ना बताएंगे, तो रिपोर्ट जब हुआ है उसमें 24 घंटे के अंदर अंदर आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। दैट इज करेक्ट। जब रिपोर्ट उनके पास आई है तब से 24 घंटे के अंदर अंदर, इसको कंफ्यूज नहीं होना। एक्ट जब से हुआ तो जरूरी थोड़ी ना कि पुलिस को तब पता ही चल गया हो कि ये कोई एक्ट कमिट हुआ है। जब उनके पास रिपोर्ट होगा तभी तो वो 24 घंटे के अंदर अंदर CWC को इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है। विद सेक्शन ऑफ पॉक्सो एक्ट इनकॉर्पोरेट्स दैट सेंट्रल गवर्नमेंट एंड एवरी स्टेट गवर्नमेंट शैल टेक मेजर्स रिगार्डिंग द पब्लिक अवेयरनेस के लिए। आई थिंक सेक्शन नंबर 43 में पब्लिक अवेयरनेस दिया हुआ है। सेक्शन नंबर 43 में पब्लिक अवेयरनेस बताना, मतलब लोगों को ये बात बताना ज़रूरी है कि ऐसा कोई एक्ट एग्जिस्ट करता है। आप चाहे किसी भी तरीके से बताएं, आप मीडिया चैनल्स पे इसको दिखाएं, TV, रेडियो, प्रिंट मीडिया, जैसे भी आप पेपर में निकाल करके दिखा रहे हैं, जैसे भी दिखा रहे हैं, प्रिंट मीडिया का मतलब होता है न्यूज़पेपर्स वगैरह में। टू रेज अवेयरनेस अमंग द जनरल पब्लिक कि ऐसा कोई एक्ट एग्जिस्ट करता है, बच्चों, जनरल पब्लिक, बच्चे और आपके पेरेंट्स सबको पता हो, ताकि अगर ऐसा कुछ कभी किसी के साथ ऐसे कोई इंसिडेंट्स होता है तो वो एटलीस्ट रिपोर्ट कर सके, ठीक है। तो ऑफिसर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड अदर कंसर्न्ड पर्सन्स इंक्लूडिंग द पुलिस ऑफिसर्स आर इम्पार्टेड पीरियोडिक ट्रेनिंग। इनको जो है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ऑफिसर और स्टेट गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स वगैरह होते हैं, जो अदर कंसर्न्ड पर्सन्स होते हैं, जिनको हम पुलिस ऑफिसर्स कह रहे हैं, पुलिस ऑफिसर्स को इंक्लूड करते हुए, मतलब जो भी लोग हैं जिनके पास ये केसेस वगैरह जाएंगे, रिपोर्ट होंगे, उनको उनकी एक अलग से ट्रेनिंग होती है पॉक्सो एक्ट के लिए, ठीक है, ऑन द मैटर्स रिलेटिंग टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, ठीक है। फिर उसके बाद है आपका क्वेश्चन कि पर्सन शैल भी, ये स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर वाला फिर से वही है, तो 7 साल तक का उनको एक्सपीरियंस चाहिए होता है। फिल इन द ब्लैंक्स बताया गया सेक्शन नंबर 35 पॉक्सो को ध्यान में रखते हुए, द एविडेंस ऑफ द चाइल्ड शैल बी रिकॉर्डेड विद इन अ पीरियड ऑफ डैश बाय द स्पेशल कोर्ट। कितने दिन में वो रिकॉर्ड करेंगे, टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस एंड रीजंस फॉर डिले इफ एनी शैल बी रिकॉर्डेड बाय स्पेशल कोर्ट। ये आपका 30 दिन के अंदर, 30 डेज के अंदर अंदर होता है, ना 16 या 19 या 15, 30 दिन का टाइम मिलता है। ये देखो, पीरियड 35 में, पीरियड फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस ऑफ चाइल्ड एंड डिस्पोजल ऑफ केस, द स्पेशल कोर्ट मस्ट रिकॉर्ड द चाइल्ड्स एविडेंस विद इन 30 डेज। 30 दिन के अंदर अंदर स्पेशल कोर्ट 30 दिन के अंदर अंदर एविडेंस रिकॉर्ड करेगी जब से उन्होंने संज्ञान लिया है, ऑफेंस का कॉग्निजेंस लिया है। इफ देयर इज अ डिले द स्पेशल कोर्ट मस्ट राइट डाउन। तो अगर 30 का 31 हुआ तो रीजंस रिकॉर्ड करने पड़ेंगे कि ये इतना टाइम क्यों लगा। द स्पेशल कोर्ट शैल कंप्लीट द ट्रायल 1 साल के अंदर अंदर। डिस्पोजल जो होता है केस का, डिस्पोजल इनको 1 साल के अंदर अंदर करना है। फ्रॉम जिस दिन से आपने संज्ञान लिया, कॉग्निजेंस लिया, उस दिन से लेकर के 1 साल के अंदर अंदर आपको डिस्पोज ऑफ करना होगा इस पर्टिकुलर केस को, जो भी आपके पास आया है। फिर उसके बाद द स्पेशल कोर्ट शैल ट्राई द केसेस इन कैमरा। अच्छा, इन कैमरा एंड इन द प्रेजेंस ऑफ पेरेंट्स ऑफ द चाइल्ड इज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 37 में बता रखा है कि इन कैमरा प्रोसीडिंग्स होती हैं। देखो, इन कैमरा का मतलब कोई वैसे कैमरा नहीं लगाया जाता, DSLR लगा करके प्रोसीडिंग हो रही है, नहीं। कैमरा का मतलब ये होता है कि ओपन कोर्ट नहीं होता, मतलब जो जनरल पब्लिक होती है वो एंटर नहीं कर सकती। जब पॉक्सो एक्ट का कोई केस सुना जा रहा है, हियरिंग हो रही है, तो जनरल पब्लिक यहाँ पर एंटर नहीं कर सकती, ठीक है।
सिर्फ उनके पेरेंट्स होंगे, प्रेजेंस होंगे, मतलब उनके पेरेंट्स वगैरह होंगे, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसको बच्चा ट्रस्ट या कॉन्फिडेंस हो, तो ये चीज होती है, ठीक है। द स्पेशल कोर्ट शैल ट्राई केसेस इन कैमरा ही होगा, प्रोवाइडेड दैट वेयर द स्पेशल कोर्ट इज ऑफ ओपिनियन दैट चाइल्ड नीड्स टू बी एग्जामिन एट अ प्लेस अदर देन कोर्ट। मान लो कि स्पेशल कोर्ट को ये लग रहा है कि बच्चे को जो है किसी और जगह पर एग्जामिन करना जरूरी है, अगर कोर्ट का ऐसा माहौल देखेगा तो हो सकता है वो डर जाए, ठीक है। तो इट शैल प्रोसीड टू इशू अ कमीशन, वो इशू कर देंगे फिर विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 284 ऑफ सीआरपीसी। कमीशन, देखो कमीशन कुछ नहीं होता है, कमीशन इशू किया जाता है कि एक तरीके का लीगल काम ही ये होता है जिसको कोर्ट अपने बिहाफ पर, मतलब कोर्ट के बिहाफ पर ये बंदा काम करता है, जो जिसके हेड कमिश्नर होते हैं, ठीक है। कोर्ट के बिहाफ पर कुछ काम करने को हम कमीशन इशू करना कहते हैं, किसी को एग्जामिन करना है, कुछ एक्ट करना है, तो उस हिसाब से, ठीक है। ऑल्टरनेट पनिशमेंट इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 42 आई थिंक, हाँ ऑल्टरनेट पनिशमेंट आपकी सेक्शन नंबर 42 में दे रखी है। और आपका क्या, शैल बी इन एडिशन एंड नॉट इन डेरोगेशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ एनी अदर लॉ इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 42A कि एक्ट जो है किसी की भी डेरोगेशन में नहीं है, ओके हाँ 42A में। देखो नाउ दिस इज द लास्ट स्लाइड आपकी, ऑल्टरनेट पनिशमेंट सेक्शन नंबर 42 में दे रखी है। ऑल्टरनेट पनिशमेंट का मतलब कुछ नहीं है, इनको ये कहा गया है कि मान लीजिए आईपीसी में सजा दे रखी है इस पर्टिकुलर एक्ट की 10 साल, फॉर एग्जाम्पल आईपीसी में 10 साल दे रखी है और पॉक्सो में आपकी मान लो 7 साल दे रखी है फॉर एग्जाम्पल, तो जो ग्रेटर पनिशमेंट होगी वो लगाई जाएगी। ग्रेटर पनिशमेंट आईपीसी की है तो ये लगाई जाएगी, ठीक, पहली बात ये। दूसरी बात कि मान लो जो पॉक्सो में 10 साल दे रखी है या पॉक्सो में मान लो 7 साल दे रखी है और यहाँ पर 3 साल ही दे रखी है, तो जो ग्रेटर पनिशमेंट होती है वो इन्फ्लिक्ट करी जाती है पॉक्सो के केसेस में। जो ग्रेटर पनिशमेंट होती है, इट ओनली स्टेटेड ऑफेंडर विल गेट ग्रेटर पनिशमेंट, उसको ग्रेटर पनिशमेंट उसके ऊपर इन्फ्लिक्ट करी जाएगी, ठीक है। 42A में एक्ट नॉट इन डेरोगेशन ऑफ एनी अदर लॉ, ये एक्ट किसी भी दूसरे एक्ट को डेरोगेट नहीं कर रहा है। इफ दिस act is not in derogation of the provision of any other law for the time being in force, if there is a conflict between this act and another law, this act's provision will take priority and over। देखो एक बहुत ही सिंपल सा रूल समझो, जो भी स्पेशल लॉज होते हैं, जैसे पॉक्सो एक स्पेशल लॉ है, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर जब कोई लॉ बनता है तो हम उसे स्पेशल लॉ कहते हैं। तो जो भी कोई स्पेशल लॉज होते हैं वो हमेशा प्रिवेल करते हैं ओवर जनरल लॉज, ठीक है। तो वही यहाँ पर बताया हुआ है, वही यहाँ पर आपको समझाया हुआ है कि हमेशा जो है पॉक्सो ही प्रिवेल करेगा। अगर पॉक्सो वर्सेस आईपीसी हो रहा है तो पॉक्सो विल प्रिवेल, ना कि आईपीसी, क्योंकि एक जनरल लॉ है, लेकिन पॉक्सो एक स्पेशल सब्जेक्ट के लिए बनाया गया है, तो हमेशा पॉक्सो प्रिवेल करेगा, ना आईपीसी प्रिवेल करेगा उस अगर ऐसा कुछ केस होता है तो। जनरली अगर इस तरह के कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो हमेशा स्पेशल लॉ ही प्रिवेल करेगा। मैं फिर से बोल रही हूँ, याद रख लेना, सेक्शन 42A में ये बताया गया, ठीक है। सो आई होप आप लोगों ने ये सेशन एंजॉय किया होगा, आई होप आप लोगों का अच्छी तरीके से रिवीजन हो गया होगा। इस तरीके से एमसीक्यूज प्लस आपका रिवीजन भी साथ साथ हो गया, लगभग सारे जो है सेक्शंस हम लोगों ने कवर कर लिए, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस हम लोगों ने कवर कर लिए। बाकी जो सेक्शंस बचे आप उसे अपने आप पढ़ सकते हो और देख सकते हो, ठीक है। सो अगर कोई डाउट वगैरह है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ये वाली जो पीडीएफ है, इस पर्टिकुलर ये जो पर्टिकुलर पीडीएफ है ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। तो आप वहाँ से जाकर के इसको डाउनलोड कर सकते हो और उससे आप पढ़ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू सो मच।